तो दोस्तों कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारी आज की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि आपको हमने अपनी पिछली वीडियो में टॉपिक कराया था वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो वहां पर हमने क्या देखा था कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल्स टू चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, और वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ हीट एनर्जी गेन्ड। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पोटेंशियल एनर्जी कर्व। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि एक पोटेंशियल एनर्जी कर्व होता क्या है। ठीक है, तो देखिए कोई भी कर्व जिसमें हम पोटेंशियल एनर्जी की वेरिएशन दिखाएं पोजीशन के साथ, उस कर्व को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कर्व। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, अ कर्व शोइंग वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल विद इट्स पोजीशन इन द फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी कर्व। ठीक है, अब यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या ले रहे हैं, जो पार्टिकल है उसकी पोजीशन सिर्फ वन डायमेंशन में ले रहे हैं, और मतलब यहाँ पर हम एक्स एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ एक्स एक्सिस। तो यहाँ से हम देखेंगे तो हमारा कर्व कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा। अब इसके वेरियस पार्ट्स को हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं यहाँ से इक्विलिब्रियम की पोजीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, और ऐसा ही दो चार पॉइंट्स और भी हैं इसके साथ, तो वो सब हम स्टडी करते हैं। तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी से। तो देखिए अब यहाँ पर जैसा कि इस कर्व में हमें क्या दिख रहा है, इस कर्व में हमें क्या दिख रहा है, जो मैक्सिमा है और मिनिमा है वो यहाँ पर कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो देखिए मैक्सिमा तो यहाँ पर पॉइंट क्यू और पॉइंट एन पर आएगा, और जो मिनिमा है वो पॉइंट सी और जी पर आएगा। ठीक है, देखिए इस ग्राफ में हम एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जैसा कि हमें दिख रहा है, यहाँ पर अगर हम मैक्सिमा की बात करें तो मैक्सिमा यहाँ पर पॉइंट क्यू और पॉइंट एन पर आ रहा है। वही अगर मिनिमा की बात करें तो मिनिमा यहाँ पर पॉइंट सी और पॉइंट जी पर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम बात करते हैं अभी पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की। ठीक है, और स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इनकी बात करते हैं पहले हम। और हाँ एक चीज और, यहाँ से इस ग्राफ में इसका जो स्लोप होगा, किसी भी पॉइंट पर अगर हम स्लोप निकालें तो वो फोर्स के इक्वल होगा। ठीक है, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टिपिकल एनर्जी कर्व बिटवीन द पोजीशन x ऑफ द पार्टिकल एंड द पोटेंशियल एनर्जी u इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमा आता है पॉइंट q और n पर, और मिनिमा आता है पॉइंट c और g पर। ठीक है, तो अब यहाँ से जैसे कि आपको हमने बताया था कि यहाँ पर जो स्लोप होगा, किसी भी पॉइंट पर जो स्लोप होगा वो स्लोप हमें फोर्स की वैल्यू देगा। ठीक है ना, तो अब ये कैसे आएगा, देखिए द लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स F। ठीक है, और जिसको हमने अपने पिछली वीडियोस में FR से डिनोट किया था। ठीक है, ये वही है रिस्टोरिंग फोर्स। अब जैसा कि हमने देखा था कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, और कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हमने ये रिलेशन भी देखा था कि हम कंजर्वेटिव फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं। तो हमने इसको ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर ये जो मोशन है ये सिर्फ एक्स एक्सिस में हो रहा है, मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट का फंक्शन होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट की जगह वाई कोऑर्डिनेट आता तो यहाँ पर ये फंक्शन किस चीज का बन जाता, ये हम लिख देते एफ इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाय डी वाई। सिमिलरली जेड एक्सिस आता तो यहाँ पर डी जेड आता, और यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ एक ही एक्सिस ले रहे हैं। अगर 3 एक्सिस में मोशन लिया होता तो यहाँ पर ये टर्म थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती,
बाकी हमारा जो रिजल्ट है वो तो वैसा ही आएगा। तो सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पर एक ही एक्सिस रखी है और वो भी एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये ऐसा बन गया, फोर्स की जो फॉर्मूला है ये ऐसा बन गया। तो अब डी यू बाई डी एक्स क्या बता रहा है, डी यू बाई डी एक्स स्लोप है, इस कर्व का स्लोप है डी यू बाई डी एक्स, और वो फोर्स के इक्वल है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, दस द स्लोप ऑफ द कर्व मतलब डी यू बाई डी एक्स एट एनी गिवन पॉइंट गिव्स द वैल्यू ऑफ फोर्स, ठीक है। ये हमें फोर्स की वैल्यू देगा एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट दैट पॉइंट, मतलब उस पॉइंट पर, उस पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स की वैल्यू हमें वो स्लोप बताएगा, जिस पॉइंट पर हम स्लोप ड्रॉ करेंगे और फिर उसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की। तो यहाँ से जो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, ठीक है, तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि एट पॉइंट्स ऑन द कर्व रिप्रेजेंटिंग मिनिमा एंड मैक्सिमा ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब मिनिमा वाले पॉइंट्स कौन से थे, मिनिमा वाले पॉइंट्स थे सी और जी, और मैक्सिमा वाले पॉइंट्स थे क्यू एंड एन, ठीक है। तो इन पॉइंट्स पर जैसा कि अगर हम देखें तो स्लोप जीरो आ रही है, इन पॉइंट्स पर स्लोप जीरो आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि इन पॉइंट पर फोर्स जो है वो जीरो लग रहा है, ठीक है, जो फोर्स है वो जीरो लग रहा है। तो इन सारी पोजीशंस को सी जी क्यू और एन जो हमने ग्राफ में ड्रॉ की है, इन सारी पोजीशन को हम कह देते हैं पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। वही हम बात करें पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, तो पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर है पॉइंट क्यू और पॉइंट एन, ठीक है। अब इसका रीजन ये है कि जैसा कि हमने देखा था कि पॉइंट क्यू और पॉइंट एन corresponds टू द मैक्सिमम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अगर वहां पर थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट हुआ किसी भी डायरेक्शन में, चाहे राइट या फिर लेफ्ट, तो वहां से जो मतलब वो मूव कर जाएंगे। द स्लाइटेस्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल आइदर वे विल रिजल्ट इन अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ठीक है, टेंडिंग इट टू मूव टू अ पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब ये मैक्सिमम वाले कोई भी पॉइंट्स ले हम, और अगर इनमें थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट हम कर दें तो यहाँ से क्या होगा कि इन पर फोर्स लगने लग जाएगा क्योंकि इनकी पोजीशन चेंज होगी, और ऐसा करके वो एक ऐसी पोजीशन पर पहुंच जाएंगे जहां पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो यहाँ पर इस ग्राफ में जो पॉइंट्स क्यू और एन है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के, उसको हम कहते हैं पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए यहाँ पर ये पॉइंट क्यू है और ये पॉइंट एन है। तो अब अगर इस पॉइंट की थोड़ी सी भी डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, अगर यहाँ पर कोई पार्टिकल है और यहाँ पर भी कोई पार्टिकल है, तो यहाँ पर अगर इस पार्टिकल की थोड़ी सी भी डिस्प्लेसमेंट हुई तो ये पार्टिकल सीधे यहाँ से जाके या तो यहाँ पर पहुंचेगा या यहाँ पहुंचेगा, या फिर ऐसे जाएगा यहाँ पर पहुंच जाएगा। और ये सारी पोजीशन क्या है, ये सारी पोजीशन है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, ठीक है। तो इसलिए ये जो पोजीशन है क्यू और एन, ये क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और वहीं अगर हम स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के एग्जांपल है यहाँ पर ये पॉइंट सी, ये जो मिनिमा का पॉइंट है पॉइंट सी, और एक मिनिमा का पॉइंट ये है जी। तो यहाँ पर अगर आप देखिए, सपोज एक पार्टिकल है या फिर एक बॉल है, उस बॉल को अगर यहाँ से यहाँ पर थोड़ा सा फोर्स लगाकर ले जाए, थोड़ा सा फोर्स, ये फिर से वापस यहीं आ जाएगा, या फिर इसको यहाँ से लेकर जाए यहाँ, तो ये फिर से वापस यहीं आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी यही होगा, यहाँ जाएगा फिर यहीं वापस आ जाएगा, और ये ऐसे ही इधर जाएगा तो इधर वापस आ जाएगा। तो इसलिए ये मतलब घूम फिर के अपनी उसी पोजीशन पर आ जाएगा जहां पर फोर्स, तो यहाँ पर देखिए स्लोप देखिए, तो फोर्स तो यहाँ पर जीरो लग रहा है। तो इसलिए ये पॉइंट हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम का। अब यहाँ पर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की भी बात आती है। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, अब जैसा कि इस ग्राफ में हम देख रहे हैं, इस ग्राफ में जैसा कि हम देख रहे हैं
हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ठीक है, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। तो जहां पर भी वो लाइंस हैं, उन लाइंस को हम क्या कहेंगे, वो लाइंस है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में। देखिए, इन एडिशन द कर्व ऑल्सो हैज सम हॉरिजॉन्टल पोजिशंस सिग्निफाइंग अ रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल। अब इस ग्राफ में जहां पर पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल वैल्यू मतलब जहां पर पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, जैसे कि ये पॉइंट एल हम कह सकते हैं, एच कह सकते हैं, जे कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो the slope of the curve and hence the force acting on the particle remains zero even if it is slightly displaced from its initial position। मतलब यहाँ पर जो स्लोप है उसकी वैल्यू हमेशा जीरो रहेगी, जिसकी वजह से जो फोर्स उस पार्टिकल पर लगेगा वो हमेशा जीरो रहेगा, ठीक है, चाहे हम उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस भी करें फिर भी। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं पॉइंट आई पर या फिर एच पर या फिर जे पर, मतलब यहाँ पर जो भी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इस ग्राफ में जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं सब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं बाउंड रीजन और द पोटेंशियल वेल, ठीक है। तो द पार्टिकल रिमेन्स कन्फाइंड टू द रीजन बी सी डी ऑसिलेटिंग सिंपल हार्मोनिकली बिटवीन पॉइंट्स बी एंड डी, ठीक है। तो ऐसे जितनी भी पोजीशंस होती हैं उन सब पोजीशंस को हम क्या कहते हैं, अ बाउंडेड रीजन और अ पोटेंशियल वेल, ठीक है। और ये जो पोजीशन होती है ये हमेशा पॉइंट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पर हमें मिलती है। और जैसे कि हमने देखा था कि पॉइंट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मतलब इस केस में क्या था, पॉइंट सी और जी, ये क्या था, यहाँ पर भी स्टेबल इक्विलिब्रियम था, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये एक पोटेंशियल वेल है JCl, उसी तरीके से यहाँ पर FGH एक पोटेंशियल वेल है। अब ऐसा क्यों, देखिए यहाँ पर जो एक पार्टिकल है वो यहाँ से यहाँ जाएगा फिर वापस आ जाएगा, क्योंकि ये जो C और G था ये था पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। जो पोजीशन है अगर उसको थोड़ा सा मूव भी करे तो वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाता है। तो अगर हम यहाँ पर कोई पार्टिकल है और इसको मूव करें तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा फिर वापस आ जाएगा, और अगर यहाँ से यहाँ करें तो ये फिर वापस आ जाएगा। और ये किस रीजन में घूमता रहेगा, ये इसी रीजन में घूमता रहेगा, इससे आगे नहीं जाएगा। यह है रीजन JCl और इस रीजन को हम कहते हैं पोटेंशियल वेल या फिर बाउंड्री रीजन। इसी तरीके से यहाँ पर हम FGH रीजन को भी कह सकते हैं पोटेंशियल वेल, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ 2-3 केसेस आते हैं, उनको भी जल्दी से देख लेते हैं। The difference of energy between the top and bottom of the well is called binding energy for well or to perform a bound motion, ठीक है। अगर हमें कोई बाउंड मोशन परफॉर्म करना है, तो हमें कितनी एनर्जी चाहिए होगी ये हम कैसे निकाल सकते हैं। तो उस बाउंड रीजन की जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसकी जो एनर्जी है और जो उसका लोअर मोस्ट पॉइंट है उसकी जो एनर्जी है, उन दोनों एनर्जीज को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो उतनी एनर्जी हमें चाहिए अगर हम कोई बाउंड मोशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो, ठीक है। और ऐसा भी लिख सकते हैं कि उसी डिफरेंस को हम कहते हैं बाउंड एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी फॉर वेल, ठीक है। क्योंकि अगर एनर्जी उससे ज़्यादा हुई तो फिर वो उस बाउंडिंग जो वेल था हमारा पोटेंशियल वेल था उसको छोड़कर दूसरे रीजन में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ केसेस हैं कि अगर टोटल एनर्जी पार्टिकल की इवन है, ग्राफ में हम देख सकते हैं अगर टोटल एनर्जी पार्टिकल की इवन है तो द पार्टिकल विल हैव 4 टर्निंग पॉइंट्स। पार्टिकल के 4 टर्निंग पॉइंट्स होंगे, कौन कौन से, J, L, F और H,
ठीक है। और ये ऑसिलेट कर सकता है या तो JCl की डायरेक्शन में या फिर FGH की डायरेक्शन में। जैसे कि अभी हमने बताया था आपको, या तो JCl की डायरेक्शन में या फिर FGH की डायरेक्शन में, अगर उसकी एनर्जी E1 है। सिमिलरली अगर उसकी एनर्जी E2 है तो वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब वो सिर्फ ऐसे ही जाएगा, राइट डायरेक्शन में ही मूव करेगा। इफ टोटल एनर्जी इज E2, इट विल हैव ओनली वन टर्निंग पॉइंट। वो टर्निंग पॉइंट कहाँ आएगा? M, ठीक है। और ये हमेशा राइट की तरफ ही रहेगा। इट विल ऑलवेज टर्न टू द राइट फ्रॉम हियर। पॉइंट M से हमेशा राइट की तरफ होगा, पॉइंट M से हमेशा राइट की तरफ जाएगा, आप ग्राफ में देख सकते हैं। और यहाँ से इसकी स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ये डिपेंड करता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है, क्योंकि यहाँ पर टोटल एनर्जी जो सिस्टम की है वो तो कंजर्व्ड ही रहेगी, इसलिए। और वहीं अगर हम बात करें, अगर एनर्जी E3 से ग्रेटर है, जैसे कि यहाँ पर एनर्जी E3 से अगर ग्रेटर है, अगर एनर्जी E3 से ग्रेटर है तो यहाँ पर कोई भी टर्निंग पॉइंट नहीं होगा। वही हमने बात की थी कि एनर्जी अगर E2 है, अगर एनर्जी E2 के इक्वल है तो ये पॉइंट M से हमेशा राइट की तरफ ही मुड़ेगा। और अगर एनर्जी E1 है तो यहाँ पर दो कंडीशंस आती हैं, या तो ये JCl ऐसा मूव करेगा, ये इस पोटेंशियल वेल में मूव करेगा, या फिर ये FGH इस पोटेंशियल वेल में मूव करेगा। मतलब इस केस में यहाँ पर हमारे पास 4 टर्निंग पॉइंट्स हुए, J, L, F और H, अगर एनर्जी E1 के इक्वल है। अगर एनर्जी E2 के इक्वल है तो यहाँ पर टर्निंग पॉइंट सिर्फ एक ही होगा, ये पॉइंट M पर। और अगर एनर्जी E3 से ग्रेटर है तो यहाँ पर एक भी टर्निंग पॉइंट नहीं होगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, और यहाँ से हमारा ये यूनिट 2 खत्म हो चुका है। अब हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे यूनिट 3 के साथ। मैकेनिक्स की यूनिट 3 यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे अपनी अगली वीडियो में। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप ये सब कुछ रिवाइज कर लीजिएगा। और यहाँ से ये यूनिट 2 खत्म हो चुकी है तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, और इसे कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। हम भी कोशिश करेंगे कि आने वाली वीडियोस में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेकर आए, और आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए और मेहनत करते रहिए।